नमस्कार। आज हम एक काफी गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाँ, जो 2024 के आम चुनावों के बाद उठा है। बिल्कुल। ये मामला है विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोपों का वोट हेरफेर को लेकर, और इस पर चुनाव आयोग मतलब ईसीआई की जो प्रतिक्रिया आई है उस पर। एक बड़ा टकराव देखने को मिला है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनके भाषणों के कुछ अंश है, और साथ ही चुनाव आयोग का जो ऑफिशियल स्टैंड है और जो सीईसी ने कहा वो भी है। हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन क्या कहते हैं जटिल दावों और जवाबी दावों को थोड़ा खोल कर समझें। मतलब कि तकनीकी पहलू क्या है, प्रक्रिया क्या कहती है, और इस पूरे टकराव का हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ 1 अगस्त 2025 को। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास सबूत हैं। 2024 चुनावों में वोट हेरफेर के पुख्ता सबूत, संसद में ये कहना ये अपने आप में बड़ी बात थी। हाँ बिल्कुल, इसने एकदम से माहौल गरमा दिया। और फिर कुछ ही दिन में, शायद 7 अगस्त तक। हाँ, 7 अगस्त तक ये मामला सिमट कर आ गया कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर। अच्छा, महादेवपुरा, बेंगलुरु का हिस्सा। हाँ, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वहां की जो वोटर लिस्ट है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हैं। किस तरह की गड़बड़ियां? उन्होंने कहा डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, फर्जी पते हैं, और उन्होंने इसे सीधे सीधे वोट चोरी कहा। और इसमें उन्होंने बीजेपी की मिलीभगत का भी आरोप लगाया था, है ना? बिल्कुल। फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ आंकड़े सामने रखे, और वो आंकड़े काफी चौंकाने वाले थे। हाँ, मैंने भी देखा था। क्या थे वो आंकड़े, जरा विस्तार से बताएं। उन्होंने दावा किया कि अकेले महादेवपुरा में 11,965 डुप्लीकेट वोटर मिले। 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स। ये वैसे चुनावी लिस्ट में एक समस्या रहती है, पर इतनी बड़ी संख्या। हाँ, और यही सवाल उन्होंने उठाया। फिर कहा कि 40,009 वोटर ऐसे थे जिनके पते या तो अमान्य थे या फिर पूरी तरह फर्जी। 40,000? फर्जी पते का मतलब तो ये हुआ कि वो वोटर शायद वहां रहते ही नहीं या है ही नहीं। यही तो उनका इशारा था। फिर एक और चीज थी, 10,452 बल्क वोटर। बल्क वोटर मतलब एक ही पते पर, एक ही एड्रेस पर दर्जनों, यहां तक कि सैकड़ों वोटर रजिस्टर्ड थे। ये तो अजीब है। एक घर में 5-10 लोग समझ आते हैं, पर सैकड़ों, ये तो शक पैदा करता है। बिल्कुल। इसके अलावा 4,132 एंट्रीज ऐसी थी जिनमें वोटरों की तस्वीरें ठीक नहीं थी, अमान्य थी। ओके। और जो नए वोटरों के लिए फॉर्म 6 होता है, उसका कथित तौर पर 33,692 बार गलत इस्तेमाल हुआ। 33,000 से ज्यादा? हाँ। तो इन सबको मिलाकर उनका दावा था कि सिर्फ महादेवपुरा में ही 1 लाख से ज्यादा, करीब 1,250 वोट या तो फर्जी थे या चुराए गए। 1 लाख से ज्यादा वोट एक विधानसभा सीट में? हाँ, उन्होंने कहा कि ये आंकड़ा किसी भी चुनाव का नतीजा बदलने के लिए काफी है। अगर ये आंकड़े सही हैं, तब तो ये वाकई बहुत बहुत गंभीर बात है। ये तो पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा देता है। और इसी आधार पर उन्होंने मांग की कि उन्हें पूरी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दी जाए। अच्छा। और वो भी मशीन रीडेबल फॉर्मेट में, मतलब शायद एक्सेल वगैरह में, ताकि उसका विश्लेषण हो सके। डेटा एनालिसिस के लिए। हाँ, और साथ ही सभी पोलिंग बूथ की पूरी सीसीटीवी फुटेज भी मांगी। उन्होंने कहा ये संविधान बचाने की लड़ाई है। पारदर्शिता के लिहाज से देखें तो ये मांगे लॉजिकल लग सकती हैं कि अगर शक है तो डेटा दो, जांच हो। सही बात। पर मामला यहीं नहीं रुका। अच्छा। 17 अगस्त को उन्होंने एक वोटर अधिकार यात्रा शुरू की। हाँ, सुना था इसके बारे में। और इस दौरान उन्होंने सीधे चुनाव आयोग पर ही हमला बोल दिया। कहा कि ईसीआई बीजेपी के साथ मिली हुई है। ओह, ये तो सीधा आरोप था संस्था पर ही। हाँ, ये टकराव का लेवल ही बदल गया। अब सिर्फ प्रक्रिया पर नहीं बल्कि रेफरी पर ही सवाल। और उन्होंने अपने आरोप को वजन देने के लिए 2023 में बने एक कानून का भी जिक्र किया। हाँ, वो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला कानून है ना? बिल्कुल। उनका कहना था कि ये कानून चुनाव आयुक्तों को एक तरह से कोर्ट के कार्रवाई से बचाता है, और इसी वजह से ये कथित हेरफेर हो पाया। हाँ, ये कानून काफी विवादों में रहा है, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन कमेटी है उससे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर एक कैबिनेट मंत्री को लाया गया। अच्छा। तो आलोचकों का कहना है कि इससे सरकार का प्रभाव बढ़ गया है नियुक्ति प्रक्रिया पर, और शायद राहुल गांधी इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि अगर आयुक्त सरकार के प्रति ज्यादा झुकाव रखेंगे तो निष्पक्ष कैसे रहेंगे। ये तो संस्था की स्वतंत्रता का सवाल है। बिल्कुल, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी का, शक्तियों के पृथक्करण का, ये बड़े संवैधानिक मुद्दे हैं।
और इसी से जोड़ते हुए उन्होंने ईसीआई पर दोहरे मापदंड का भी आरोप लगाया। वो कैसे? उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे तो आप हलफनामा मांग रहे हैं, एफिडेविट, हाँ, लेकिन जब बीजेपी के कुछ नेताओं पर, जैसे अनुराग ठाकुर पर, हेट स्पीच के आरोप लगे थे, तब तो उनसे कोई हलफनामा नहीं मांगा गया। ये तुलना करके वो आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे थे कि अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग नियम क्यों। हाँ, और राहुल गांधी ने हलफनामा देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने दिया नहीं एफिडेविट? नहीं, उनका तर्क था कि मैं एक चुना हुआ संसद सदस्य हूँ, मैंने संविधान की शपथ ली है, मेरी बात ही काफी है, अलग से हलफनामा क्यों दूं? अच्छा। उन्होंने अपनी मांगे फिर दोहराई, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी, और फिर एक तरह से चेतावनी दी ईसीआई को, हम आपको पकड़ लेंगे। तो ये मामला काफी बढ़ गया। यहाँ एक प्रक्रियात्मक बात भी है। देखिए, शपथ अपनी जगह पर कानूनी प्रक्रिया में जब आप किसी पर, खासकर संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाते हैं, हाँ। तो एक फॉर्मल तरीका होता है, जैसे एफिडेविट देना। ये दिखाता है कि आप अपने आरोप की जिम्मेदारी ले रहे हैं। समझ रही हूँ। तो ये तो हुआ राहुल गांधी का पक्ष और उनके आरोप। हाँ, काफी गंभीर आरोप थे। अब देखते हैं कि चुनाव आयोग ने क्या कहा। ईसीआई की प्रतिक्रिया कैसी रही? ईसीआई की प्रतिक्रिया बहुत सख्त थी। उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, कहा कि ये निराधार है, तथ्यात्मक रूप से गलत है। सिरे से खारिज? हाँ, और उन्होंने राहुल गांधी को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम किस बात का? कि या तो आप अपने आरोपों के समर्थन में 7 दिन के अंदर एक विधिवत साइन किया हुआ हलफनामा जमा करें। अच्छा। या फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। माफी मांगे या एफिडेविट दें? हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर दोनों में से कुछ नहीं होता है तो हम मान लेंगे कि आपके दावे झूठे हैं और फाइल बंद कर देंगे। बाप रे, ये तो बहुत कड़ा रुख था। बिल्कुल। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आयोग का पक्ष रखा। उन्होंने कुछ मुख्य बातें कही। क्या थी वो बातें? पहली और सबसे अहम बात, जो हमने अभी डिस्कस भी की, वो हलफनामे की जरूरत पर थी। हाँ। उनका कहना था कि देखिए, बिना फॉर्मल साइंड एफिडेविट के आयोग कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता। ये कोई हमारी मर्जी नहीं, ये स्थापित कानूनी प्रक्रिया है। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर जांच नहीं हो सकती? नहीं, उनका कहना था ये प्रक्रिया के खिलाफ होगा। आप आरोप लगा रहे हैं तो उसकी कानूनी जिम्मेदारी भी लें। ठीक है, और क्या कहा उन्होंने? दूसरी बात, उन्होंने वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर प्रक्रिया का बचाव किया। अच्छा, एसआईआर। हाँ, उन्होंने कहा कि ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है, ये एक नियमित, कानूनी और पारदर्शी प्रक्रिया है, बल्कि इसका मकसद ही वोटर लिस्ट को साफ करना है। साफ करना मतलब डुप्लीकेट नाम हटाना, पते वेरीफाई करना, जो वोटर अब नहीं रहे उनके नाम हटाना। तो आयोग का कहना था कि राहुल गांधी जिसे हेर-फेर कह रहे हैं, वो असल में लिस्ट को ठीक करने की सामान्य प्रक्रिया है, जो हम करते ही हैं। ओहो, तो आयोग कह रहा था कि हम तो सफाई कर रहे थे और आप उसी को गड़बड़ी बता रहे हैं। हाँ, कमोबेश यही उनका तर्क था कि आप हमारी रूटीन क्लीनिंग प्रोसेस पे सवाल उठा रहे हैं। और तीसरी बात, उन्होंने राहुल गांधी की मांगों की व्यावहारिकता पर सवाल उठाए। कौन सी मांगे? वो लिस्ट और फुटेज वाली? हाँ, उन्होंने कहा कि पूरे देश की वोटर लिस्ट, जिसने करोड़ों लोगों का निजी डेटा है, उसे मशीन रीडेबल फॉर्मेट में देना। हाँ। और फिर देश भर के लाखों पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज को अनिश्चित काल तक संभाल कर रखना, ये तकनीकी और लॉजिस्टिकल रूप से बहुत ज्यादा मुश्किल है, लगभग असंभव। क्यों? आजकल तो सब डिजिटल है, डेटा देने में क्या दिक्कत है? डेटा डिजिटल है, पर इसमें प्राइवेसी का बहुत बड़ा मुद्दा है। वोटर का नाम, पता, उम्र, लिंग, ये संवेदनशील जानकारी है। हाँ, ये तो है। इसे ऐसे ही किसी को कैसे दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर पहले चिंता जताई है और कुछ सीमाएं लगाई हैं कि भाई ऐसे बल्क में डेटा शेयर नहीं कर सकते। ताकि मांग है। दूसरी तरफ निजता और व्यावहारिकता की सीमाएं। वाकई ये तो फंसा हुआ मामला लगता है। बिल्कुल। और इस पर कांग्रेस पार्टी ने फिर पलटवार किया ईसीआई पर। उन्होंने क्या कहा? उनका कहना था कि ईसीआई सिर्फ राहुल गांधी से हलफनामा क्यों मांग रही है। जब बीजेपी नेताओं पर आरोप लगे थे, तब तो नरमी बढ़ती गई थी। ये दिखाता है कि आयोग पक्षपात कर रहा है, उसका राजनीतिकरण हो गया है। तो कांग्रेस ने कहा कि आयोग भेदभाव कर रहा है। हाँ, और ये भी कहा कि आयोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? मतलब स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि एक तरफ विपक्ष के नेता हैं जो कह रहे हैं कि चुनाव में बड़ी धांधली हुई है, वो स्पेसिफिक आंकड़े दे रहे हैं और चुनाव कराने वाली संस्था पर ही मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं।
और दूसरी तरफ वो संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग है जो कह रही है कि हमारी प्रक्रिया निष्पक्ष है, पारदर्शी है, आपके आरोप निराधार है और अगर आपको जांच चाहिए तो पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी करें, हलफनामा दें। ये तो सीधा टकराव है और इसमें विश्वास का संकट दिख रहा है। बिल्कुल, ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से आगे की बात है। ये दोनों पक्षों के बीच गहरे अविश्वास को दिखाता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या निकलता है एक आम नागरिक के लिए या हमारे लोकतंत्र के लिए? इसके क्या मायने हैं? देखिए, इसका सबसे सीधा और शायद सबसे गंभीर मतलब ये है कि भारत की जो चुनावी प्रणाली है उसकी विश्वसनीयता पर और चुनाव आयोग जैसी संस्था की निष्पक्षता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। ये सिर्फ पार्टियों की लड़ाई नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, चुनाव जो है वो लोकतंत्र का आधार होते हैं। अगर लोगों के मन में ये शक घर करने लगे कि चुनाव निष्पक्ष नहीं होते या जो संस्था चुनाव करा रही है वही भरोसे के लायक नहीं है, हाँ, तो फिर पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो नींव है वो कमजोर होने लगती है, लोगों का भरोसा डिगने लगता है। आप कह रहे हैं कि इस टकराव का असर दूर तक जाएगा? बिल्कुल, ये संस्थागत जवाबदेही, पारदर्शिता, शक्तियों का संतुलन, ये सारे बड़े मुद्दे इस विवाद के केंद्र में आ गए हैं। अब आरोप सही है या गलत वो जांच का विषय है, लेकिन इस तरह का जो पब्लिक टकराव होता है और जो अविश्वास का माहौल बनता है वो लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो आज हमने काफी विस्तार से देखा कि कैसे ये पूरा विवाद शुरू हुआ, राहुल गांधी के आरोप क्या थे, महादेवपुरा के वो आंकड़े क्या थे, और फिर चुनाव आयोग ने कैसे उन आरोपों का खंडन किया, अपनी प्रक्रियाओं का बचाव किया और हलफनामे की शर्त रखी। हमने ये भी समझने की कोशिश की कि ये मामला सिर्फ आंकड़ों या एफिडेविट्स का नहीं है। हाँ, ये एक तरफ ज्यादा पारदर्शिता की मांग है और दूसरी तरफ मौजूदा कानूनी, तकनीकी और व्यवहारिक सीमाएं हैं, इनके बीच का तनाव है। और कैसे वोटर लिस्ट की सफाई जैसा तकनीकी काम भी राजनीतिक विश्वास और संवैधानिक मूल्यों से जुड़ जाता है। बिल्कुल, और वो 2023 के कानून का जिक्र भी दिखाता है कि कैसे संस्थाओं का डिजाइन और राजनीतिक माहौल एक दूसरे पर असर डालते हैं। और आखिर में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि जब देश की चुनावी प्रणाली की बुनियाद पर ही इतने बड़े पैमाने पर सवाल उठते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर पक्षपात के आरोप लगते हैं, तो इसका लंबे समय में वोटर्स के भरोसे पर और हमारे लोकतंत्र की ओवरऑल सेहत पर क्या असर पड़ता है? सही बात है। भले इन खास आरोपों का नतीजा कुछ भी निकले, वो सही साबित हों, गलत साबित हों या शायद कभी साबित ही ना हो पाए। ये सोचने वाली बात है कि क्या इस तरह के टकराव और जो ये अविश्वास गहरा होता है, क्या ये धीरे धीरे हमारी लोकतांत्रिक जड़ों को कमजोर तो नहीं कर रहा? बिल्कुल, एक ऐसा विचार जिसके बारे में शायद हम सभी को सोचना चाहिए।